ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कभी कभी वो सिल्वर भी होता है। 1980 में $48 का हाई, 2011 का रीटेस्ट, 2025 में फाइनल ब्रेकआउट। अब इंडस्ट्रियल डिमांड कहां से आ रही है? इंडस्ट्रियल डिमांड आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स से, सोलर पैनल से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से और अब एआई डेटा सेंटर से भी। तो यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सप्लाई डेफिसिट पहले बिल्ड होता है, उसके बाद सप्लाई होती है, बिकॉज सप्लाई इज नॉट वेरी रेगुलर। सिल्वर का प्रोडक्शन डिपेंड करता है लेड, जिंक पर, कॉपर पर और गोल्ड की प्रोडक्शन पर। तो सिल्वर एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मेटल भी है, क्योंकि अब क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। वो इट इज अगेन टेस्टिंग द सेम जोन जो वो 1980 में था, कि प्राइस लीडिंग इंडिकेटर रहेगा, लीड तरीके से उसको रिएक्ट करेगा या लैग तरीके से रिएक्ट करेगा। क्योंकि हम आगे यहाँ पर मास्टर क्लास में इस क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं विद डेटा। अगर सिल्वर का प्राइस 60 चल रहा है और गोल्ड का प्राइस 4800 के ऊपर चला जाता है, 5000 के ऊपर चला जाता है, तो वहाँ से फ्लिपिंग स्टार्ट करी जा सकती है। हम इसको ट्रेंड के हिसाब से भी प्ले करेंगे और हम इसके यू टर्न्स भी पकड़ेंगे। हम दोनों चीज़ें प्ले आउट करने वाले हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कभी कभी वो सिल्वर भी होता है। सिल्वर की स्टोरी बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है। 1980 में $48 का हाई, 2011 का रीटेस्ट, 2025 में फाइनल ब्रेकआउट। लेकिन 1980 में जिसने बाय किया उसने कितना कमाया, जबकि प्राइस तो सिर्फ डबल ही हुआ वहां से। सिल्वर की स्टोरी में बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं, डिमांड है, सप्लाई है, माइक्रो स्ट्रक्चर है, मैक्रो फैक्टर्स हैं और आजकल नई नई चीज़ें भी आ रही हैं जैसे एआई डेटा सेंटर। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज, और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे एक बहुत अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जुड़े रहिए हमारे साथ फॉर दिस एंटायर सिल्वर मास्टर क्लास। सिल्वर एक प्रेशियस मेटल तो है ही, लेकिन एक इंडस्ट्रियल मेटल प्राइमरीली है। उसका यूज 60 to 80% इंडस्ट्रियल मेटल के लिए ही होता है, लेकिन सिल्वर में स्पेकुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट 1970s में सिल्वर का प्राइस अंडर $2 से ऑलमोस्ट $48 तक पहुंच गया था। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ हंट ब्रदर्स। हम उसमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वो स्टोरी शायद ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी सुनी है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, एक मेजर क्रैश आया और नियर अबाउट लो को टच कर गया, अंडर $10 तक चला गया। उसके बाद फिर एक हाई बना विच वॉज अगेन टचिंग द प्रीवियस हाई ऑफ 1980, उसको टेस्ट किया 2011 में, फिर एक अगेन करेक्शन आया और उसके बाद 2025 में बना फाइनल ब्रेकआउट। ये जो टेक्निकल फॉर्मेशन दिख रहा है वो है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिकल फॉर्मेशन है जिसका नेम कॉइन हुआ था 1988 में। और सिंपल से थ्योरी है कि जहां पर अगर वो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ले रहा है और उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो जितने भी डेप्थ होगा वो उसको ऊपर में रेप्लिकेट कर जाएगा। तो यही चीज सिल्वर में भी हुई, जितना डेप्थ था उसको वो ऑलरेडी रेप्लिकेट कर चुका है, उतना टारगेट ऑलरेडी मीट कर चुका है। बिकॉज $48 के नीचे वो पूरा ऑलमोस्ट $48 तक गया था, ऑलमोस्ट अंडर $2 तक चला गया था, अंडर $5 तक गया था और उसके ऊपर गया फिर वो 120 तक। नॉट एरिथमेटिकली स्पीकिंग दैट टारगेट इज ऑलरेडी मेट। तो अब क्या होने वाला है, ये ईयरली चार्ट है, साल का एक कैंडल बन रहा है और इस साल अभी जो हम 2026 में हैं, 2026 में जो ओपन हुआ था प्राइस अभी उसके नीचे चल रहा है। तो सिल्वर एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस मेटल भी है, क्योंकि अब क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता है। वो इट इज अगेन टेस्टिंग द सेम जोन जो वो 1980 में था। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा ब्रेन लगाओ, यही आप सिल्वर को अगर आप ये सोचो कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड किसी को रिटर्न मिला भी होगा कि नहीं, कि अगर 1980 से भी अगर होल्ड करके रखा है तो भी पैसा बना है या नहीं बना होगा। गोल्ड एक अलग टाइप का मेटल है, गोल्ड में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट अलग तरीके से होती है, इन्फ्लेशन को भी आउट परफॉर्म करता है, इंटरेस्ट रेट्स को भी अकाउंट फॉर करता है, और गोल्ड का जो पूरा आउट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सिल्वर में एक जो बहुत ज़्यादा इंट्रीगिंग फैक्टर है वो ये है कि अब प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट 1980 के लेवल पर आ चुका है। और अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद सोचो कि अगर किसी ने 1980 में लगाया होगा तो उसने पैसा कमाया होगा या नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट डॉलर टर्म्स। अगर इंडिया में होगा तो इंडिया में तो डेफिनेटली कमाया होगा बिकॉज ऑफ रुपी डिप्रिसिएशन, लेकिन बारिंग दैट उसने आउट परफॉर्म किसी भी एसेट क्लास को नहीं किया है, एज यू कैन ऑलरेडी सी दैट। लेकिन स्टिल यू विल ऑलवेज सी पीपल टॉकिंग अबाउट सिल्वर, ट्रेडर्स आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट सिल्वर, स्ट्रीट इज ऑलवेज वेरी एक्साइटेड अबाउट सिल्वर, क्योंकि सिल्वर में स्पेक्यूलेशन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, सिल्वर की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, सिल्वर में ओवरऑल स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट सिल्वर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 30 किलो का कॉन्ट्रैक्ट, 5 किलो का कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद 1 किलो कॉन्ट्रैक्ट आ गया, सिल्वर माइक्रो भी आ गया, अब तो सिल्वर 100 ग्राम का भी कॉन्ट्रैक्ट आ गया है।
तो सिल्वर में सारा के सारा जो स्पेकुलेशन का जो इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिल्वर को अगर आप सही तरीके से समझोगे तो उसमें अच्छे तरीके से ट्रेडिंग भी कर पाओगे। अभी ये देख लेते हैं कि सिल्वर आता कहाँ से, प्रोड्यूस कौन कर रहा है। सिल्वर के प्रोड्यूसिंग नेशंस में सबसे ज़्यादा नाम है साउथ अमेरिका का। लैटिन अमेरिका की सारी कंट्रीज जो हैं, 5 कंट्रीज जो हैं लैटिन अमेरिका की टॉप 10 नेशंस में आ जाती हैं इन टर्म्स ऑफ सिल्वर प्रोड्यूसर्स। मेक्सिको, पेरू, चिली, बोलिविया, अर्जेंटीना, ये पांचों कंट्रीज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं सिल्वर। उसके अलावा सिल्वर आता है चाइना से, रशिया से। लेकिन सिल्वर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सिल्वर का प्रोडक्शन सिल्वर के लिए डेफिनेटली नहीं होता है। सिल्वर का प्रोडक्शन बाकी मेटल्स के लिए होता है, कॉपर के लिए होता है, लेड के लिए होता है, जिंक के लिए होता है, गोल्ड के लिए होता है, क्योंकि सिल्वर एक बाय प्रोडक्ट है, सिल्वर उनके साथ मिलता है। तो अगर सिल्वर की सडनली डिमांड आ जाती है तो ऐसा नहीं है कि चलो सिल्वर की माइनिंग करने चलते हैं। सिल्वर की माइनिंग सिर्फ अंडर 30% जो होता है, तो पूरा सिल्वर है उसमें अंडर 30% सिल्वर का टारगेटेड माइनिंग होता है। बाकी 70% से ज़्यादा सिल्वर वो बाय प्रोडक्ट की तरह से मार्केट में आता है। तो सिल्वर को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सडनली अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि सिल्वर की माइनिंग बढ़ेगी और वो सप्लाई डेफिसिट को जो है वो पूरा करा जाएगा और उसके बाद प्राइस नॉर्मलाइज हो जाएगा। वो नहीं होगा, क्योंकि सिल्वर का जो भी डेफिसिट बनता है उसके बहुत बाद में सिल्वर की सप्लाई आती है। बहुत टाइम तक सिल्वर का डेफिसिट रहता है, सप्लाई डेफिसिट रहता है, और उस ड्यूरेशन में प्राइस रिएक्ट करता है। ये एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि प्राइस इमीडिएटली रिएक्ट करता है या लैग के साथ रिएक्ट करता है या प्राइस लीड करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप वीडियो पॉज करके मुझे अभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि प्राइस लीडिंग इंडिकेटर रहेगा, लीड तरीके से उसको रिएक्ट करेगा या लैग तरीके से रिएक्ट करेगा, क्योंकि हम आगे यहां पर मास्टर क्लास में इस क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं विद डेटा कि प्राइस जब सप्लाई डेफिसिट होता है तो कैसे रिएक्ट करता है। हर रोज रात को कॉमेक्स पर डेटा आता है सिल्वर का कि कितना डेफिसिट है, कितना सप्लाई शॉर्टेज है, कितना डिमांड ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन क्या प्राइस कितने देर तक रिएक्ट करता है, कितना क्विकली रिएक्ट करता है और उसमें सस्टेनेबिलिटी कितनी आती है। तो ये सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका इंट्यूशन है वो मैं ये गारंटीड लिख कर दे रहा हूं कि जितना जो आपका इस समय इंट्यूशन हो रहा है वो इंट्यूशन गलत है। यहां हम प्रोड्यूसर्स का नाम देख रहे हैं, मेक्सिको, चाइना, पेरू, चिली, बोलिविया, पोलैंड, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारे टॉप 10 प्रोड्यूसिंग नेशंस हैं और यहां से मेनली सप्लाई आता है सिल्वर का। जैसे हम बात कर रहे थे, सिल्वर इज अ बाय प्रोडक्ट। सिल्वर के सिर्फ 28% जो है सिल्वर की डेडिकेटेड माइंस हैं, बाकी वो कॉपर के साथ आता है, लेड, जिंक के साथ आता है, गोल्ड के साथ आता है। तो अगर सिल्वर की डिमांड आती है तो सिल्वर के लिए माइनिंग डेफिनेटली नहीं करी जाती है। उसके लिए पहले बेस मेटल की डिमांड्स को जज किया जाता है कि कॉपर की मार्केट में कितनी डिमांड है, लेड की डिमांड कितनी है, जिंक की डिमांड कितनी है, और गोल्ड की रेगुलर माइनिंग चलती रहती है। गोल्ड में रेगुलर माइनिंग चलती है, हर साल 800,000 टन की माइनिंग होती है, मार्केट में बिकता है। लेकिन लेड, जिंक और कॉपर इन सब की डिमांड इंडस्ट्रियल डिमांड पर डिपेंड करता है, तो उसके बाद ही इनकी माइनिंग होती है। सिल्वर कम्स एज अ बाय प्रोडक्ट। तो सिल्वर की जब डिमांड आती है तो डेफिनेटली वो उसके लिए माइनर्स अपना डेफिनेटली स्टार्ट नहीं कर देते हैं कि सिल्वर की माइनिंग स्टार्ट कर दी जाए, वो नहीं होता है। उसके लिए इंडस्ट्रियल बेस मेटल्स की डिमांड देखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फैक्टर है। पॉजिटिव फैक्टर क्या है कि उस समय सिल्वर की माइनिंग होती है जब इकोनॉमी में डिमांड होती है, इकोनॉमी में बेस मेटल्स की डिमांड होती है, इंडस्ट्रियल डिमांड होती है, मतलब इकोनॉमी जनरली राइज कर रही होती है। सो अगर सिल्वर की डिमांड बन रही है तो आप ये मानकर चल लो, ये दिस कैन बी एन अंडरलाइंग एजम्पशन कि उस समय बेस मेटल्स की डिमांड है। ये एक, अगर आपके पास डेटा नहीं भी है तो भी आप मानकर चल सकते हो कि सिल्वर में अगर डिमांड आ रही है, विच मींस ऑटोमेटिकली देयर इज अ डिमांड फॉर बेस मेटल्स। दैट इज कि अगर सिल्वर की माइनिंग हो रही है, विच मींस ऑब्वियसली सिल्वर का अगर कॉपर, लेड, जिंक की डिमांड है तो ही सिल्वर की माइनिंग हो रही होगी, अदरवाइज कोई माइनिंग उसके लिए स्पेसिफिकली करने नहीं जाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर अभी आपको समझना होगा कि हमने सारे सप्लाई के फैक्टर्स देखे, सारे प्रोड्यूसर्स देखे, अब प्राइस तो इंक्रीज नहीं हो रहा है 1980 से, अभी भी प्राइस वहीं $55-58 पे चल रहा है। जहां आज हम शूट कर रहे हैं $60 तक भी नहीं पहुंचा है। तो अगर 1980 में भी वही प्राइस था, 1980 में कुछ $48 का प्राइस टच किया था, 2011 में $48 टच किया, 2025 में $48 को क्रॉस किया, तो आज भी अगर वो $55-58 $60 चल रहा है तो प्रोड्यूसर्स के लिए बेनिफिशियल भी है या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट तो राइज हो रही है, तो अगर उनको प्राइस ठीक नहीं मिलेगा सो वो ऑब्वियसली उसके लिए माइनिंग भी नहीं करेंगे। तो अगर वो बाय प्रोडक्ट ही आएगा तो अब तक ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए टारगेटेड माइनिंग करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, बिकॉज प्राइस इज नॉट कवरिंग इवन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज राइजिंग। और
इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स राइज हो रहे हैं। मेक्सिको का जो ओवरऑल सप्लाई है वो अब यहां से रिड्यूस होता हुआ जा रहा है। पेरू में सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं, लेकिन पेरू में भी गवर्नमेंट हैज टू अलाउ द माइनिंग। सो मेक्सिको के जो है ओवरऑल जो सप्लाई है 2030 के ऑनवर्ड्स रिड्यूस होने के चांसेस हैं। चाइना में भी रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। पेरू के भी नए प्रोजेक्ट्स अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं और ओवरऑल जो है सप्लाई में थोड़ा थोड़ा इशू आ सकता है 2030 ऑनवर्ड्स। इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि सप्लाई कांस्टेंट रहेगी या कितनी ज्यादा परफेक्ट रहेगी। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल यह भी उठता है कि अगर सप्लाई कांस्टेंट नहीं रहेगी तो जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसके लिए कैसे पूरा किया जाएगा। बिकॉज अगर प्राइस भी ठीक नहीं आ रहा है तो प्रोड्यूसर्स के लिए वायबल भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में सप्लाई में अगर प्रोडक्शन में क्या इश्यूज आ सकते हैं, वो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि सिल्वर की अगर डिमांड बढ़ जाती है तो सप्लाई इमीडिएटली इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि सप्लाई में टाइम लगता है। माइनिंग, टारगेटेड माइनिंग बहुत कम होती है, सिर्फ 28% टारगेटेड माइनिंग है, बाकी तो एज अ बाय प्रोडक्ट आता है। तो जो सप्लाई डेफिसिट बनता है वो कैसे फिल किया जाता है? वो फिल होता है रिसाइकलिंग से। रिसाइकलिंग कहां से आती है? रिसाइकलिंग ज्वेलरी से आती है। इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी। तो जब भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो सिल्वर का जो ज्वेलरी है वो मार्केट में सप्लाई होना स्टार्ट होती है, कुछ कुछ बिकती है, कुछ कुछ रिसाइकिल होती है। तो ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 18 to 20% ऑफ द डिमांड ऑफ द फ्रेश डिमांड गेट्स फिल्ड बाय रिसाइकलिंग। उसका काफ़ी ज़्यादा शेयर रिसाइकलिंग से आ जाता है फॉर द एंटायर डिमांड पार्ट। जो नया सप्लाई जो जब तक आता है उसके साथ साथ रिसाइकिल भी होता रहता है। इनफैक्ट इंडियंस के लिए ये स्टिल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली बात होती है कि ज्वेलरी को जाकर बेचना, लेकिन वेस्ट में, दुबई में जाकर या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाकर इस चीज़ के साथ कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। प्राइस बढ़ गया है, सिल्वर बेच दो, तो उनका बहुत ही सीधा सीधा फंडा है, वो उसको एक एसेट क्लास की तरह लेते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में उसको सिर्फ एक एसेट क्लास और स्टोर वैल्यू के हिसाब से रखा जाता है, सालों सालों तक रखा जाता है। जिन्होंने लोग शायद 5,000 10,000 पर सिल्वर लिया होगा वो आज तक होल्ड कर रहे होंगे, 4 लाख पर भी शायद ही बेचा होगा, लेकिन वो अभी भी होल्ड करेंगे, वो शायद 5 लाख 10 लाख पर भी शायद ना बेचें। इंडिया में फिर भी रिसाइकलिंग बहुत कम है, अभी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन ओवरऑल फिर भी ओवरऑल रिसाइकलिंग काफ़ी कम है बिकॉज लोग ज़्यादा ज्वेलरी बेचते नहीं हैं। डिमांड वाला पार्ट बिल्कुल क्लियर है। डिमांड ऑलमोस्ट 60 to 80% इंडस्ट्रियल आ जाती है और ऑलमोस्ट 20% जो है इसकी ज्वेलरी की डिमांड है, और प्लस थोड़ा बहुत बार्स, कॉइन्स बिकते रहते हैं, लेकिन लार्जली जो है 60 to 80% जो है इंडस्ट्रियल डिमांड है। अब इंडस्ट्रियल डिमांड कहाँ से आ रही है? इंडस्ट्रियल डिमांड आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स से, सोलर पैनल से, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से, और अब AI डेटा सेंटर से भी। इन सब से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही है सिल्वर की। तो अगर हम ये सारे फैक्टर्स को कंपाइल करें और देखें तो सिल्वर की डिमांड ओवरऑल इंक्रीज हो रही है, लेकिन अदरवाइज सिल्वर की डिमांड में साथ साथ जहां सिल्वर की डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर प्राइस नहीं इंक्रीज होगा तो प्रोड्यूसर्स के लिए वाइबिलिटी नहीं रहेगी, प्रोड्यूसिंग नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, माइनिंग नहीं होगी, और ऐसे केस में प्रोड्यूसर्स को ऐसे केस में सब्स्टिट्यूट्स भी ढूंढते रहना पड़ेगा। सो अगर सप्लाई भी पूरी तरीके से नहीं मिलेगी, प्राइस वॉर स्टार्ट हो जाएगा, प्राइस बिडिंग होगी और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी थोड़े बहुत स्टेबिलिटी तक भी आ सकती है। जो इस समय सबसे ज़्यादा राइजिंग फैक्टर है डिमांड का वो है AI डेटा सेंटर। जो पहले डेटा सेंटर्स थे वो छोटे डेटा सेंटर्स थे, वहाँ पर डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, लेकिन अब जो नए डेटा सेंटर्स हैं उसमें जनरल कैपेसिटी 1 to 5 गीगावाट्स की कैपेसिटी होती है। तो हर गीगावाट के लिए 1 मिलियन आउंस सिल्वर चाहिए होता है। पर गीगावाट ऑफ कैपेसिटी नियरली 1 to 2 मिलियन ounces of silver चाहिए। तो that is the biggest factor that is driving silver's demand। उसके अलावा सिल्वर की डिमांड EVs के लिए भी है, बट वो तो ग्राम्स में है, पर EV व्हीकल है। तो ऑब्वियसली पर EV व्हीकल अगर EVs की डिमांड ओवरऑल बहुत राइज होती है, सो इन दैट केस सिल्वर की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है। देन ऑब्वियसली 5G नेटवर्क्स, देन सोलर पैनल्स, ओवरऑल जो है रिन्यूएबल्स के लिए उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड सिल्वर की है। सो ओवरऑल फैक्टर्स के जो है सिल्वर के फेवर में है, बट साइमल्टेनियसली बिकॉज यही सारे फैक्टर्स कॉपर के भी हैं, सो समवेयर कॉपर एंड सिल्वर आर मूविंग इन द सेम लाइन टुगेदर, विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट पार्ट बिकॉज ओवरऑल जो है पूरा साइकिल जो है वो चेंज हो रहा है। उस केस में कॉपर और सिल्वर साथ साथ चल रहे हैं। इंडियंस के लिए गोल्ड एक बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर है, एक एलोकेशन रहता है, कांस्टेंट फैक्टर रहता है। 15 से 20% गोल्ड हमारे पोर्टफोलियोज में जनरली रहता है, लेकिन कभी कभी गोल्ड और सिल्वर में फ्लिप करना बहुत ज़्यादा वाइबल हो जाता है। और वो हम किस तरीके से करते हैं? वो हम करते हैं गोल्ड सिल्वर रेशो के हिसाब से। गोल्ड सिल्वर रेशो एक बहुत ही क्लियर इंडिकेटर है कि कब गोल्ड और सिल्वर में आपस में फ्लिप कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में जब आपके पास सिल्वर है तो कभी कभी आप गोल्ड में फ्लिप कर सकते हो, कभी कभी गोल्ड से सिल्वर में फ्लिप कर सकते हो और अपना 20% जो है पोर्टफोलियो प्रेशियस मेटल्स की तरफ डेडिकेट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक और फैक्टर है, सिल्वर इज ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल।
मेटल, तो ये पार्ट तरीके से एक तरीके से कॉपर का प्रॉक्सी भी बन जाता है बिकॉज ऑफ द करंट वेव इन एआई डेटा सेंटर्स, ईवी, सोलर पैनल्स एंड ऑब्वियसली द फोटोवोल्टिक सेल्स एंड एवरीथिंग। यहां पर हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो का ईयर 2000 से 2026 तक का पूरा गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या क्या मूव किया है। देन देयर इज अ मीन, द मीन इज एट अराउंड 60-65 का अगर आप लगाकर चलो तो मान के चलो अगर सिल्वर का प्राइस 60 है, गोल्ड का प्राइस 3600 से 3900 चल रहा है, तो एक रेशियो बन जाता है क्लियरली 60 to 65 का। अब 60-65 तो बिल्कुल मीन बन जाता है, लेकिन अगर ये ऊपर चला जाता है +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, +2 या +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ऐसे केस में गोल्ड इज गेटिंग मोर एक्सपेंसिव दैन सिल्वर। उन केसेस में सिल्वर पर स्विच करना ज़्यादा वायबल हो जाता है जब वो +2 +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुंचने लगता है। यहाँ जो +1 स्टैंडर्ड डेविएशन है वो ऑलमोस्ट 75-80 तक है, +2 स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है 95 का नंबर, और +3 100-110 के ऊपर चला जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर सिल्वर 60 चल रहा है और गोल्ड सपोज चला गया 6000, विच मीन्स द रेशियो इज ओवर 100, तो अगर 100 चला गया है रेशियो, गोल्ड सिल्वर का रेशियो, तो ऐसे केस में गोल्ड से एग्जिट करके सिल्वर में फ्लिप करना ज़्यादा वाइबल हो जाता है, बिकॉज इन दैट केस अमंग द टू सिल्वर कैन देन आउट परफॉर्म गोल्ड एज पर आर क्लियर गोल्ड सिल्वर रेशियो। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो तो बहुत पुरानी रेशियो है। इनफैक्ट अगर आप रोमन बुक्स भी पकड़ लो, पुरानी बुक्स भी पकड़ लो, एसेंट ऑफ मनी और वो जो नायल फर्ग्यूसन ने जो लिखी है, तो अगर आप उसमें भी देखो तो रोमन एम्पायर में भी, रोमन टाइम्स में भी उस टाइम पर भी गोल्ड सिल्वर रेशियो को ट्रैक किया जाता था। उस समय गोल्ड सिल्वर रेशियो 12 का था। आजकल तो हम 12 का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पूरे रेशियो में ही 12 नहीं आ रहा है। 60-65 का तो अब रीसेंट मीन है, तो हम 12 का रेशियो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। लेकिन अब जो है फॉर द रीसेंट टाइम पीरियड ये इस रेशियो को हम मान के चल सकते हैं फॉर द ओवरऑल ट्रेडिंग बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर, फॉर द ओवरऑल फ्लिपिंग बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर। तो अगर यही चीज +1 स्टैंडर्ड डेविएशन +2 पर जाती है, +2 कहां पर है, ऑलमोस्ट 80-85-90 के ऊपर है। अगर सिल्वर का प्राइस 60 चल रहा है और गोल्ड का प्राइस 4800 के ऊपर चला जाता है, 5000 के ऊपर चला जाता है, तो वहां से फ्लिपिंग स्टार्ट करी जा सकती है। और अगर प्राइस 6000 चला जाता है, विच मीन्स द रेशियो इज देन 100। 4800 पर रेशियो क्या होगा, 4800 पर रेशियो ऑलरेडी 80 क्रॉस कर चुका होगा 4800 5000 पर। अब यही चीज हम उल्टी साइड पर आ जाते हैं, मीन के नीचे आ जाते हैं कि अगर वही रेशियोज नीचे की तरफ आ रही हैं तो हम सिल्वर से गोल्ड की तरफ फ्लिप कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर सिल्वर का प्राइस 100 है और गोल्ड का प्राइस चला जाता है 3000, 4000 या 5000, सो इन दैट केस रेशियो विल बिकम 30, 40 और 50। सो अगर वो 50 के नीचे आना स्टार्ट करती है रेशो, हमने मीन कहाँ पे डिसाइड किया था, अगर सिल्वर का प्राइस 100 है तो गोल्ड का प्राइस होना चाहिए था 6500 to 6800, दैट इज द मीन। लेकिन जरूरी तो नहीं है, मार्केट फोर्सेस एंड डिमांड सप्लाई फैक्टर्स चलते रहते हैं, रिवर्स ऑर्डर में भी चल सकता है काम। तो अगर वही टाइम पर गोल्ड का प्राइस 5000 के नीचे होगा, 4000 के नीचे आता है या 3000 आ जाता है, मान लिया जाए बिल्कुल ही पैनिक सेलिंग आ जाती है और गोल्ड का प्राइस 3000 आ जाता है, 4000 के बीच में आ जाता है, सो ऐसे केस में सिल्वर से गोल्ड पर फ्लिप करना ज़्यादा वाइबल हो जाता है, बिकॉज वो -2 -3 स्टैंडर्ड डेविएशन में आ जाएगा। -2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलमोस्ट 40 का आ जाता है, तो मतलब 40 का मल्टीपल। यहाँ पर जो हम प्राइसेस डिस्कस कर रहे हैं वो आपको समझ में आ ही चुका होगा कि हम कॉमेक्स के प्राइसेस डिस्कस कर रहे हैं कि 100 का जो प्राइस है सिल्वर का, वो अगर उसका जो मल्टीपल बनेगा 4000 का अगर गोल्ड का बनता है, तो ऐसे केस में सिल्वर से गोल्ड पर फ्लिप करना ज़्यादा वाइबल हो जाएगा। वही अगर रेशो 30 का आ जाता है, अगर सिल्वर का प्राइस 150 मान लिया जाए और गोल्ड का प्राइस मान लिया जाए 4500, सो ऐसे केस में रेशो 30 आ जाएगा और सिल्वर से गोल्ड पर फ्लिप करना ज़्यादा वाइबल हो जाएगा। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर सिल्वर का सप्लाई डेफिसिट होता है तो प्राइस पर कितना जल्दी इंपैक्ट आता है, वो लीड आता है प्राइस या लैग से होता है, कितनी जल्दी प्राइस का इंपैक्ट आता है। तो वो चीज़ का फैक्टर अगर आपने आंसर नहीं किया था तो आई होप कि आपने आंसर किया हो। अभी हम उस चीज़ को आंसर करने वाले हैं विद डेटा। सिल्वर में प्राइस का इंपैक्ट सप्लाई डेफिसिट के बहुत लैग से आता है। इनफैक्ट 2021, 22, 23, 24 यहाँ आप सारे फैक्टर्स में देख रहे हो कि सिल्वर का मेजरली सप्लाई डेफिसिट चल रहा था, लेकिन ब्रेकआउट कब हुआ, 2025 में। प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा जंप नहीं आ रहा था। प्राइस का मेजर जंप स्टार्ट हुआ 2025 में। 2025 में मेजर सप्लाई डेफिसिट नहीं था, सिर्फ 40 मिलियन आउंसेस का था। 2022 में क्यों नहीं आया, 2022 में आना चाहिए था कि जब मेजर सप्लाई डेफिसिट स्टार्ट हुआ 2023 में था, 2024 में था, लेकिन उन तीनों सालों में ब्रेकआउट नहीं आया। ब्रेकआउट कब आया, 2025 में,
जब सप्लाई डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा प्ले आउट हो चुका था। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सप्लाई डेफिसिट पहले बिल्ड होता है, उसके बाद सप्लाई होती है, बिकॉज सप्लाई इज़ नॉट वेरी रेगुलर। सप्लाई के सिल्वर इज़ अ बाई प्रोडक्ट। सिल्वर का प्रोडक्शन डिपेंड करता है लेड, जिंक पर, कॉपर पर और गोल्ड की प्रोडक्शन पर। सिल्वर का अपना प्रोडक्शन लेस देन 28% है। सो ऑब्वियसली जब भी सिल्वर की डिमांड बनती है, सप्लाई डेफिसिट होता है, तो ऐसे केस में इमीडिएट इम्पैक्ट प्राइस पर भी नहीं पड़ता है, वो सप्लाई डेफिसिट बिल्ड होता रहता है। और सप्लाई डेफिसिट बिल्ड होके कई साल निकल जाते हैं, उसके बाद हमारे पास ब्रेकआउट आया, प्राइस पर इम्पैक्ट आया, जब सप्लाई का पूरा स्टार्ट भी हो गया, जब प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गई, मार्केट में सप्लाई फिल होना स्टार्ट हो गई, उसके बाद इंपैक्ट आया। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। अगर आप डेली प्राइस को वो देखो, सप्लाई डेफिसिट है, तो इमीडिएटली जाके सिल्वर मत बाय कर लेना, उसके लिए बहुत फैक्टर है। आपके पास बहुत टाइम होगा, तसल्ली से बाय कर सकते हो, और अगर टेक्निकली बाय करोगे तो और भी ज़्यादा सेफ रहोगे, ज़्यादा बेटर सिचुएशन में रहोगे, ज़्यादा बेटर स्टांस होगा, और आपकी ओवरऑल जो है जजमेंट बेटर रहेगी। इनफैक्ट 2026 का भी कोई मेजर सप्लाई डेफिसिट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो ऐसे केस में क्या सप्लाई डेफिसिट के एब्सेंस पर प्राइस रैली करता रहेगा? सप्लाई डेफिसिट जब 3 साल तक बिल्ड हुआ, 4 साल तक बिल्ड हुआ, उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। अब 2026 में तो मेजर सप्लाई डेफिसिट एक्सपेक्टेड भी नहीं है, तो उसके बाद क्या रैली होगी या नहीं होगी? दिस इज अ $1 million क्वेश्चन। सिल्वर एक नॉन यील्डिंग एसेट है। ऐसा नहीं है कि आप सिल्वर घर पर रखोगे तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कुछ पैसा आएगा, अपने आप पैसा नहीं आएगा। वो सिल्वर का जब तक प्राइस इंक्रीज नहीं होगा तब तक आपको पास कोई पैसा नहीं आने वाला। तो सिल्वर का प्राइस डिटरमिन कौन करता है? सिल्वर की डिमांड, सप्लाई, अदर देन वॉट एवर द जेन्युइन इंडस्ट्रियल डिमांड इज, प्रेशियस मेटल डिमांड इज। तो ओवरऑल सिल्वर के दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो उसका प्राइस, उसकी डिमांड को डिटरमिन करते हैं। वो है रियल इंटरेस्ट रेट्स, यूएस का डॉलर इंडेक्स और फेड का इन्फ्लेशन स्टांस। ओवरऑल यूएस में जितना भी इन्फ्लेशन होता है उसके बाद रियल इंटरेस्ट रेट्स डिटरमिन होते हैं। रियल इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं? रियल इंटरेस्ट रेट्स होते हैं जो भी इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में चल रहे हैं माइनस द इन्फ्लेशन। तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो ऐसे केस में सिल्वर की डिमांड, प्रेशियस मेटल्स की डिमांड कम होती है। लेकिन अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स कम होते रहते हैं, सपोज इंटरेस्ट इन द इकोनॉमी इज अराउंड 4.5% यूएस में, जो इस समय 10 ईयर यील्ड चल रहा है, लेकिन अगर इन्फ्लेशन 1% पर है, विच मीन्स रियल इंटरेस्ट रेट्स आर गुड, 3.5% का पॉजिटिव यील्ड मिल रहा है। लेकिन वही चीज़ अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होती रहती है 3%, 4%, सपोज इंक्रीज होकर यील्ड के भी ऊपर चली जाती है, 5% चली जाती है, सो ऐसे केस में आप देखोगे कि गोल्ड और सिल्वर की डिमांड एकदम इंक्रीज हो जाएगी। अगर ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट्स कम आ रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट ओवरऑल इंक्रीज हो रही है, सो ऐसे केस में भी सिल्वर की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आप ट्रैक कर सकते हो। इनफैक्ट हम अपने चैनल कमोडिटीज बाय धन पर ये सारा डेटा डीकोड करते हैं। हम यूट्यूब लाइव्स पर ऑलमोस्ट एवरी वेनसडे, एवरी थर्सडे वी डू यूट्यूब लाइव, और ये सारी चीज़ें आप हमें लाइव भी देख सकते हो डेटा डीकोडिंग करते हुए। दूसरा फैक्टर आ जाता है यूएस डॉलर। जब यूएस डॉलर जो अभी 100-101 का चल रहा है, वो अगर इंक्रीज होता है, DXY का उसका सिंबल है, तो अगर वो इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली सिल्वर का प्राइस फॉर अदर कंट्रीज एज बायर्स इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज सिल्वर प्राइस इज कोटेड इन डॉलर्स। अगर डॉलर एक्सपेंसिव हो रहा है तो सिल्वर का प्राइस ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो जाएगा फॉर द कंजम्पशन नेशंस। तो वो जब कंज्यूमिंग नेशंस बाय करने जाएंगे, उनके लिए अगर कॉस्टली पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो डिमांड पर इम्पैक्ट कर सकता है। सो ऐसे केस में भी प्राइस का ओवरऑल इम्पैक्ट आ सकता है। थर्ड फैक्टर इज डेफिनेटली इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है कि अगर इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो ऐसे केस में भी प्रेशियस मेटल्स की डिमांड रहती है। लेकिन अगर इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल में है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी चल रही है, सो ऐसे केस में प्रेशियस मेटल्स की डिमांड कम होती है लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो सिल्वर इन दैट केस भी बेनिफिशियरी हो जाता है, बिकॉज वो 60 to 80% तो इंडस्ट्रियल मेटल है। सो सिल्वर कैन बी अ बेनिफिशियरी ऑफ बोथ हाई इन्फ्लेशन एंड लो इन्फ्लेशन। सो सिल्वर की डिमांड बहुत अलग तरीके से मूव करती है, और अभी तो फैक्टर्स उसके और भी ज़्यादा डिफरेंट होते जा रहे हैं, अलॉन्ग विद AI डेटा सेंटर्स, EVs एंड ऑब्वियसली सोलर पैनल्स। तो सिल्वर के जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इट इज़ नॉट लाइक गोल्ड, इट इज़ ऑल्सो समवट लाइक कॉपर। तो गोल्ड और कॉपर के कहीं बीच में है सिल्वर। सो आपको दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी। हमारे पास कॉपर की भी बाद में मास्टर क्लास होगी, लेकिन इस समय जो है फैक्टर सिल्वर सिट समवेयर बिटवीन गोल्ड एंड कॉपर। तो आपको दोनों चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सिल्वर प्रेशियस मेटल की तरह भी मूव करता है और कॉपर की तरह एक इंडस्ट्रियल मेटल की तरह भी मूव करता है। तो सारे फैक्टर्स हैं
ये सारे फैक्टर्स को कवर करने वाला मैक्रो स्ट्रक्चर बन जाता है। अगर आपको सिल्वर के लार्ज बुल और बेयर साइकिल्स पकड़ने का शौक है तो फिर ये चार्ट आपके लिए है। ये है चार्ट सिल्वर का विद यूएस डॉलर इंडेक्स। ईयर 2000 में क्या हुआ, यूएस का डॉलर इंडेक्स 120 के ऊपर टॉप आउट किया और वहां से एक स्लाइड स्टार्ट हुआ। सिल्वर का और यूएस डॉलर इंडेक्स का इन्वर्स कोरिलेशन है टू अ लार्ज एक्सटेंट। जब ये साइकिल्स चेंज होती हैं, यूएस डॉलर इंडेक्स में एक ज़्यादा मूव आने लगता है, तो वो एक मेजर इम्पेटस प्रोवाइड कर सकता है ऑन सिल्वर। तो अगर सिल्वर का प्राइस जहां बहुत नीचे चल रहा था, उस टाइम पर 2000 में ये एकदम राइज करना स्टार्ट हुआ। सो अगर आप सिल्वर को ट्रैक कर रहे हो फॉर द लार्जर साइकिल्स, यूएस डॉलर इंडेक्स को भी ट्रैक करना है, क्योंकि फॉर द ब्रॉडर बुल एंड बेयर साइकिल्स। तो जब ये 120 से नीचे आ रहा था फ्रॉम द ईयर 2000 टिल द ईयर 2011, तो वो सारे पीरियड में आपने देखा सिल्वर का एक मेजर रैली बना। ये वाला रैली काफी बड़ा रैली था। इस टाइम पर सिल्वर का प्राइस लेस देन $5 से ऑलमोस्ट $48 तक गया था। दीज वर द 10-11 years वेयर सिल्वर वेंट मोर देन 10x। तो ये वाला पार्ट जो आ जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अगर आप लंबा साइकिल पकड़ सकते हो तो वो डॉलर इंडेक्स के साथ काफ़ी ज़्यादा किया जा सकता है। एंड दिस विच यू कैन डू इज बाय कोरिलेटिंग देम इनवर्सली। सो ये वाला जो कोरिलेशन है ये लार्जर साइकिल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट जब ईयर 2011 में यूएस डॉलर इंडेक्स कुछ 70-72 के बीच में बॉटम आउट किया और वहाँ से राइज करना स्टार्ट हुआ, उसके बाद से सिल्वर का भी टॉप आउट हो गया एंड सिल्वर ने वहाँ से $48 से वापस करेक्शन दिया एंड करेक्शन केम डाउन टू ऑलमोस्ट $15। सो सिल्वर आ गया फ्रॉम $48 टू लेस देन $15 और इस ड्यूरेशन में यूएस डॉलर इंडेक्स गया फ्रॉम अबाउट 70-72 टू अबाउट 112-113। सो फिर जब हमने इसका टॉप आउट देखा यूएस डॉलर इंडेक्स का इन द ईयर 2023-24 और वहाँ से सिल्वर का एक बॉटम बना विच वॉज अंडर $20 और वहाँ से एक रैली आया टिल $120। तो सिल्वर का लंबा रैली देखना है, बड़ा साइकिल देखना है, बड़ा बुल और बेयर साइकिल देखना है, तो यूएस डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज वहाँ से हमें एक अच्छा मेजर इंडिकेशन मिल जाता है ऑन द लार्जर साइकिल्स, जो आपको मल्टी ईयर साइकिल्स मिल सकते हैं, जो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकते हैं कि किस टाइम पर सिल्वर का एक सिग्निफिकेंट मल्टीप्लायर काइंड ऑफ अ रैली, नॉट लाइक 50-80% बट 5x 10x काइंड ऑफ अ रैली जहां पर मिल सकता है। जब हम सिल्वर की ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो सिल्वर की ट्रेडिंग में हमें एक और फैक्टर ट्रैक करना होता है, वो होता है कि सिल्वर को इस समय होल्ड कौन कर रहा है, कितने लोग बुलिश हैं, बिकॉज वो अगेन कुछ हेज फंड्स भी हो सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कौन कौन होल्ड कर रहा है और उसके हिसाब से क्या क्या उनकी डेरिवेटिव्स पोजिशनिंग हो सकती है। सो उनमें कई सारे कुछ जो है नाम आपको प्रोमिनेंट दिखेंगे, ब्लैक रॉक, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, ये पुराने नाम हैं, लेकिन पिछले साल से Q4 2025 जो लास्ट क्वार्टर जो था 2025 का, तब से जेन स्ट्रीट भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है। जेन स्ट्रीट के पास भी काफ़ी ज़्यादा आई सिल्वर के शेयर्स हैं जो ETFs हैं। तो आई सिल्वर का जो ETF है वो जेन स्ट्रीट के पास भी बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से अगर वो बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली उसके अगेंस्ट उनकी डेरिवेटिव्स पोजिशनिंग भी रहती है। सो काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स मूव इन कर सकते हैं। दे आर नॉट बाय एंड होल्ड काइंड ऑफ प्लेयर्स। तो ऐसा मत सोचना कि वो उन्होंने बाय किया है तो सिल्वर का स्टांस बुलिश है, ऐसा नहीं है। वो सिल्वर का अंडरलाइंग होल्ड करके साइमल्टेनियसली डेरिवेटिव्स में पोजिशनिंग करते हैं सो दैट दे कैन प्ले अराउंड। सो विच मीन्स सिल्वर कैन हैव हायर वॉलेटिलिटी दैन नॉर्मल। इसका एक ही इंप्लीकेशन है कि आपको जनरली यूजुअल सिनारियो से ज़्यादा वॉलेटिलिटी मिल सकती है, स्पेशली जब वो क्वार्टरली सेटलमेंट्स पर आता है। मंथली सेटलमेंट्स भी होते हैं लेकिन क्वार्टरली में डिलीवरी ज़्यादा होती है, तो ऐसे केसेस में आप ज़्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। दीज आर द मेन प्लेयर्स। इसका डेटा 13F के फॉर्म्स का रिलीज होता रहता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और वो चीज़ हम अपने चैनल कमोडिटीज बाय धन पर भी डिस्कस करते रहते हैं। सिल्वर का कोरिलेशन गोल्ड के साथ भी है और कॉपर के साथ भी, लेकिन गोल्ड के साथ का कोरिलेशन जो पुराना है वो समझ में आता है। कॉपर के साथ का जो कोरिलेशन है वो अब ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। तो अगर हम प्री 2000 का देखेंगे तो हमें ज़्यादा सेंसिबिलिटी से डेटा का कोरिलेशन का स्टैट्स नहीं मिलेंगे। जो रीसेंट डेटा का कोरिलेशन है बिकॉज ऑफ AI डेटा सेंटर्स, बिकॉज ऑफ EVs एंड बिकॉज ऑफ सोलर पैनल्स, ये नया कोरिलेशन बन रहा है। तो हम बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा पर रिलाई नहीं कर सकते। सो नए नए डेटा पर हम इस पर डिग इन करते रहेंगे और इसको डिस्कस करते रहेंगे ऑन आवर चैनल, लेकिन इसका इस समय कोरिलेशन
गोल्ड के साथ तो है ही, जो हमने डॉलर इंडेक्स के साथ रिवर्स देखा वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन साइमल्टेनियसली कॉपर के साथ भी नया बिल्डअप हो रहा है। वन थिंग वर्थ नोटिंग इज कि बोथ गोल्ड एंड कॉपर हैव इनवर्स कोरिलेशन विद डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स के साथ जो सिल्वर का कोरिलेशन है वो रहने वाला है, और उसके बाद जो है हम नए कोरिलेशंस जो है फेवरेबल कोरिलेशंस, जो इनलाइन पॉजिटिव कोरिलेशंस हैं जो गोल्ड के साथ है और कॉपर के साथ है, वो फैक्टर्स हमें साइमल्टेनियसली इंप्रूव करते रहना पड़ेगा। वो डेटा में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आते रहेंगे बिकॉज रेजीम चेंज हो रहा है, सिल्वर की डिमांड का फैक्टर चेंज हो रहा है। तो वो फैक्टर्स जब चेंज हो रहे हैं तो कोरिलेशन के जो बेसिस जो होंगे वो भी चेंज होते रहेंगे। सिल्वर के इंडिया प्राइस में एक और फैक्टर होता है, वो होता है इंडिया प्रीमियम। अगर हम कॉमेक्स के प्राइस को चेंज करें, उसका कन्वर्ट करें इन आर INR, जैसे हमने यहाँ पर लगाया एक फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगाया आउंसेस टू ग्राम्स टू किलोग्राम्स, उसके बाद उसको हमने USD INR से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें फिर हमने इंपोर्ट ड्यूटी भी ऐड कर दी, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ वेरिएशंस मिलेंगे, और वो वेरिएशन है इंडिया प्रीमियम। इंडिया प्रीमियम जो है वो अगर ये सारे कन्वर्जन के बाद भी हमें जनरली दिखेगा कि सिल्वर इंडिया का प्राइस 2% से लेकर 8% ओवर एंड अबव चलता है, उसके कन्वर्टेड प्राइस के ओवर एंड अबव, और उसी चीज़ को कहते हैं हम इंडिया प्रीमियम। तो ये इंडिया प्रीमियम जो है वो 2% से 8% के अगर ब्रैकेट में चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में 5% चलता ही रहेगा। वो फैक्टर कभी नीचे आ जाएगा 3% और कभी चला जाएगा ऊपर 6-7%, बेस्ड ऑन द लोकल डिमांड सप्लाई फैक्टर्स। जो लोकल डिमांड फैक्टर्स है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट के फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ETFs के, जिनको फिजिकल डिलीवरी रखनी पड़ती है एज अगेंस्ट ETFs। सो इन सब फैक्टर्स की वजह से इंडिया प्रीमियम ऊपर नीचे चलता है, इन्फ्लेट और डिफ्लेट होता रहता है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, इसको नॉर्मल मानकर चलना। ये कहने के लिए वियर्ड चीज़ हो सकती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड है बिकॉज ऑफ आर इंडिया स्पेसिफिक थिंग, क्योंकि हमारे लिए इंडिया में सिल्वर इंपोर्ट होता है और ETFs में सिल्वर बैकिंग चाहिए होती है। तो कभी कभी जब डिमांड इंक्रीज होती है जूलर्स की तरफ से, इंडस्ट्रीज की तरफ से या ETFs की तरफ से, तो हमें सिल्वर की सडनली डिमांड का एक स्पर्ट दिख जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि सिल्वर मिनी का कॉन्ट्रैक्ट सिल्वर के मेन कॉन्ट्रैक्ट से डिमांड पर ज़्यादा चल रहा होता है, प्रीमियम पर चल रहा होता है, 1 या 2%, समटाइम्स इवन 3%। रिटेल की डिमांड सिल्वर के मेन कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा हो सकती है ऑन द सिल्वर मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि रिटेल में स्पेकुलेशन ज़्यादा होती है। तो ऐसे केस में भी, उस केस में आर्बिट्राज हो सकता है अगर वेरिएशन जो है वो, अगर प्रीमियम जो है वो 2% या 3% के ऊपर चला जाता है। वी हैव ऑल्सो नोटिस्ड सिल्वर माइक्रो रनिंग एट अ 2% प्रीमियम टू सिल्वर मिनी। तो हम ये सारे प्रीमियम्स देखते रहते हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि सिल्वर मिनी इज इन प्रीमियम टू सिल्वर मेन, और सिल्वर माइक्रो हैज़ आइदर फ्लैट और हैविंग सम मोर प्रीमियम टू सिल्वर मिनी। तो ये सारे फैक्टर्स आप देखते रहोगे मार्केट में। इस सारे फैक्टर्स में कभी कभी आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर प्रीमियम सिल्वर मिनी का टू द मेन 3% से ऊपर है, या माइक्रो का टू मिनी 2% से ऊपर है, तो अगर इनमें प्रीमियम डिस्काउंट 2% 3% के हैं, तो आप आर्बिट्राज कंसिडर कर सकते हो। इन फैक्टर्स को हमने एज स्ट्रैटेजीज अपने चैनल कमोडिटीज बाय धन पर प्रॉपरली कवर किया है, वो वीडियोस देखना ना भूलें। हमने देखा था एक सिल्वर का लॉन्ग टर्म प्राइस चार्ट, जहां 1980 में $48 का हाई बना, 2011 में $48 का हाई बना, फिर 2025 में उसका ब्रेकआउट आया। अगर हम इस सारे प्राइस को इन्फ्लेशन एडजस्ट करें तो 1980 का जो प्राइस था $48 का, आज का 120 से ऊपर बनता है। और अगर 2011 का हम देखें $48, तो आज का वो $65-70 के ऊपर बनता है। तो 65-70 वाला भी प्राइस अगर आएगा तब भी जाकर किसी ने पैसा नहीं बनाया है, अगर वो सिल्वर को एसेट मानकर चल रहा है। सो सिल्वर इज अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट अनटिल अनलेस यू हैव पिक्ड अप अ वेरी बिग साइकिल बेस्ड ऑन डॉलर इंडेक्स। अगर आप बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी रख रहे हो सिल्वर में, तो यू कैन गो हॉरिबली रॉन्ग इन द केस ऑफ सिल्वर व्हेन यू एडजस्ट इट विद इन्फ्लेशन। तो सिल्वर में टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग के लिए डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिल्वर के लिए ये बहुत बड़ा लेसन है।
चाहे हमारा इंडियन रुपी 3.5 से 4.5% साल का डेप्रिसिएट करता है तो उतना आपको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि सिल्वर में आपको ये वाला डेप्रिसिएशन एम्बेड हो जाएगा। लेकिन वो तो गोल्ड में भी हो जाएगा, तो गोल्ड इज अ बेटर इंस्ट्रूमेंट इन दैट केस, अगर आप बाय एंड होल्ड करके करना चाहते हो तो। सिल्वर में टाइमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप लॉस में बहुत लंबे देर तक बैठे रहोगे। तो सिल्वर की टाइमिंग के लिए डॉलर इंडेक्स को देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम सिल्वर का एक इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस चार्ट जैसे देख रहे हैं कि जहाँ 1980 वाला प्राइस आज का 120 का इक्विवेलेंट है, और इस समय वो 120 का ही हाई मारा हुआ है लास्ट ईयर में। सो ऐसे केस में 120 जब वो क्रॉस करेगा तब जाके वो 1970s वाले लोग प्रॉफिट करना स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस के बाद। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ स्टकअप दैट हैज हैपेंड इन सिल्वर। 2011 वाला प्राइस भी जब वो 65-70 के ऊपर जाएगा तब भी जाके 2011 वाले होल्डर्स भी तब जाके पैसा बनाना स्टार्ट करेंगे। सो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि साइकिल समझना सिल्वर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिल्वर के लिए एक नॉर्मल एसेट क्लास का उसको पूरा ज़्यादा वेट नहीं दिया जा सकता है, उसमें साइकिल वाला पार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। जहां हमने एक तरफ देखा सिल्वर के टॉप्स और बॉटम्स यूएस डॉलर इंडेक्स के हिसाब से पकड़ सकते हैं हम लोग, वहीं दूसरी तरफ सिल्वर में एक माइक्रो स्ट्रक्चर में इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी पीक्स और ट्रफ्स का कुछ आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। डॉलर इंडेक्स लंबे साइकिल्स के लिए वर्क करता है, लेकिन ऑन अ डे टू डे बेसिस अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो सिल्वर का इंप्लाइड वॉलेटिलिटी के साथ क्या कोरिलेशन है वो समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां हम चार्ट देख रहे हैं सिल्वर का विद सिल्वर्स इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। जैसे हम देख रहे हैं कि प्राइस नीचे आ रहा था तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी भी नीचे आ रही थी। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ऑफ द वॉलेटिलिटी इज लोअर। Implied volatility is nothing but the expectation of volatility embedded in the prices of options, जहां से ये इसको इस नंबर को डिराइव किया जाता है। ब्रॉडली समझ लेते हैं, रूल ऑफ 16 है। अगर सिल्वर का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 16 का चल रहा है, जो कि शायद बहुत ही कम चला होगा, तो मतलब दिन की वॉलेटिलिटी ±1 की है। यहाँ हम हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी की बात कर लेते हैं। वहीं अगर वॉलेटिलिटी 32 पर होती है तो ±2% बिकम्स द रेंज। वहीं अगर नंबर पहुंच जाता है 48% पर तो नंबर बिकम्स ±3%। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ द वॉलेटिलिटी इज दैट मच बेस्ड ऑन द इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। सो यहाँ पर एक रूल ऑफ 16 के हिसाब से हमारे पास एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। जहां हमने देखा था सिल्वर का टॉप आउट भी जनरली ऑन हायर आईवी नंबर ही हो रहा था। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर एक कमोडिटी है। सिल्वर में प्राइस का ऊपर जाना मतलब डिलीवरी की ऑब्लिगेशन। तो कमोडिटी मार्केट में और इक्विटी मार्केट में ये वाला चीज़ आप बिल्कुल ऑपोजिट ऑब्जर्व करोगे। इफ़ यू आर ऑल्सो इनटू इंडेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडिंग तो आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जब प्राइस ऊपर जाता है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर क्लाइम कर रहा होता है तो इंप्लाइड वॉलेटिलिटी नीचे आती रहती है। देयर इज एन इनवर्स कोरिलेशन। और अगर जब प्राइस क्रैश करता है इंडेक्स का या स्टॉक्स का तो आईवीज शूट अप कर जाते हैं, बिकॉज द फियर इन इंडेक्स एंड द फियर इन स्टॉक्स इज ऑन द डाउन साइड, बट फियर इन द कमोडिटीज इज ऑन द अपसाइड, बिकॉज डिलीवरी देनी पड़ेगी। डिलीवरी कहाँ से आएगी? माइनिंग तो ऐसे इमीडिएटली तो नहीं हो जाती। तो ऐसे केस में द फियर इज अबाउट द अपसाइड। तो अगर एकदम शूटअप करना स्टार्ट करता है प्राइस तो आईवीज भी शूटअप करना स्टार्ट कर जाती हैं, बिकॉज द फियर इज राइजिंग। आईवी इज ऑल्सो अ फियर गेज। सो इन दैट केस जहां फियर गेज खत्म हो जाता है, जब फियर नहीं था, प्राइसेस नीचे चल रहे हैं, स्टेडी चल रहे हैं, कुछ भी नहीं था, फियर भी नहीं था, तो ऐसे केस में आईवीज भी लो थे। ब्लू इज द सिल्वर प्राइस, ब्लैक इज सिल्वर्स इंप्लाइड वॉलेटिलिटी। वहीं जब प्राइस शूट अप करना स्टार्ट हुए आईवी भी शूट अप करना स्टार्ट हो गया। यहां बिल्कुल हमें क्लियरली दिख रहा है कि 2020-21 में क्या हुआ। जब आईवी शूट अप कर गए थे, प्राइस ऊपर जा रहा था, आईवी शूट अप कर गए। और जब ये आईवीज का एक रेंज बन जाता है इस आईवी के ऊपर, जहां पर एक मार्केट में एक टॉप आउट बन जाता है सिल्वर का, ये हमने रीसेंट इंस्टेंसेस देखे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 50 का सैंपल साइज है और ये ऐसा कोई गारंटी है कि हमेशा जब भी आईवी 75-80 टच करेगा और वहां पर सिल्वर टॉप आउट कर जाएगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आईवीज उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 75-80 का आईवी पहुंच गया है नंबर, इतना फियर है मार्केट में और ऐसे प्राइस राइज कर रहा है, सो इन दैट केस इट डज नॉट मेक एनी फर्दर सेंस टू गो लॉन्ग। और ऐसे केस में टॉप आउट साइंस ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट टर्निंग फ्रॉम देयर इज हाई, और ऐसे केस में आपको कॉन्ट्रेरियन अप्रोच आप रख सकते हो। यही चीज़ हमने 2021-22 में देखी।
और इस समय रिसेंटली 2024 में भी देखी, 2025 में भी देखी, जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऐसे शूट अप कर जाती है तो ऐसे केस में प्राइस भी टॉप आउट कर सकता है। 2025-2026 में हमने रिसेंटली भी देखा इस चीज़ को। तो ऐसे केस में आप इस चीज़ को एक मान कर चल सकते हो कि जब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 75-80 के ऊपर जाने लगे, सो इट्स टाइम टू बी नॉट गो लॉन्ग एंड लुक फॉर द शॉर्टिंग साइंस, कॉन्ट्रेरियन साइंस देखे जा सकते हैं। जैसे हमने अभी तक एस्टैब्लिश किया है, सिल्वर इज अ ट्रेडिंग कमोडिटी, सिल्वर इज अ नॉट अ ग्रेट बाय एंड होल्ड एसेट अनटिल अनलेस आपने डॉलर इंडेक्स के साथ साइकिल में उसको ठीक से पकड़ा है, तो अनटिल अनलेस देन आपको सिल्वर को एक ट्रेडिंग कमोडिटी मानकर ही चलना है। और ट्रेडिंग कमोडिटी के टॉप्स और बॉटम्स दोनों ट्रेड कर सकते हो यूजिंग दिस लार्जर कॉन्ट्रेरियन अप्रोच ऑफ इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। जब बहुत कम है, मार्केट वॉलेटिलिटी भी बहुत कम है, आप छोटे साइकिल्स पकड़ सकते हो। ऐसे केस में स्मॉलर साइकिल्स ईटीएफ्स के थ्रू भी पकड़ सकते हो, और लेकिन आपको टॉप आउट अगर पकड़ना है तो ऑब्वियसली आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के साथ ही करना पड़ेगा। शॉर्टिंग करनी है तो दैट इज द ओनली वे, डेरिवेटिव्स इज द ओनली वे। लेकिन जब लॉन्ग कर रहे हो, पकड़ना है, बड़ा बुल साइकिल पकड़ना है, तो ऐसे केस में ईटीएफ्स को बाय भी कर सकते हो, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी भी वर्क कर सकती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम्स एज अ जनरली एज अ माइक्रो स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट टॉप्स और बॉटम्स पे फंक्शन करता है। अगर मार्केट नॉर्मल काम कर रही है, साइडवेज चल रहा है सिल्वर, जो कि अभी चल रहा है 220 230 के बीच में चल रहा है, 220 230 के बीच में चल रहा है इंडिया में एमसीएक्स पर, तो ऐसे केस में सिल्वर का पॉजिटिव कोरिलेशन विद आईवी नहीं होगा। सिल्वर का पॉजिटिव कोरिलेशन तब आता है विद आईवी जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, क्योंकि तब डिलीवरी की ऑब्लिगेशन इंक्रीज होती है, वही ज़्यादा सबसे बड़ा फियर है, और तब जाके आईवीज बहुत ज़्यादा राइज करते हैं। ऑन अ जनरल डे टू डे ट्रेडिंग इन अ साइडवेज मार्केट दे कैन वर्क जनरली इनवर्स, जैसे इंडेक्स में या स्टॉक्स में वर्क करता है। सो वो वाला पार्ट भी हम देख लेते हैं। सो इस वाले पार्ट को आपको ट्रैक करने के लिए एक मैं आपको काम असाइन कर रहा हूँ, टास्क असाइन कर रहा हूँ। आपको जाना है धन ऑप्शंस ट्रेडर पर, और ऑप्शंस ट्रेडर में जाकर आपको आईवी के चार्ट्स पर जाना है, सिल्वर ओपन करना, सिल्वर का विद प्राइस एंड आईवी प्लॉट करके देखना कि उसमें क्या कोरिलेशन बन रहा है फॉर द लास्ट 1 to 2 months, इन द मंथ्स ऑफ जून एंड जुलाई क्या कोरिलेशन है। और आपको इन्वर्स कोरिलेशन मिलेगा कि जब प्राइस गिर रहा है तो इम्प्लाइड राइज हो रहा है, और जब प्राइस बढ़ रहा है तो इम्प्लाइड फॉल कर रहा है। ये आपको जनरल टेंडेंसी ऑफ इन्वर्स कोरिलेशन मिलेगा। ये आपको देखना है और ये आपको कमेंट्स में कंफर्म करना है। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा उसके लिए। बट मीनवाइल मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहता हूँ। सिल्वर में वेरिएंस रिस्क प्रीमियम भी बहुत होता है, विच मीन्स ऑप्शन सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती रहती हैं, मिलती रहती हैं। सो सिल्वर का ये आप प्राइस चार्ट देख रहे हो, और प्राइस चार्ट के नीचे सिल्वर का वॉलेटिलिटी है विच इज द हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी। अभी हमने जो पहले चार्ट देखा था वो था इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का। वेरिएंस रिस्क प्रीमियम क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग कब करनी होती है? ऑप्शन सेलिंग तब करनी होती है जब हमारा इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ज्यादा हो दैन द हिस्टोरिकल रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी। हिस्टोरिकल रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी कैसे मेजर होती है? धन चार्ट्स पर आपको इंडिकेटर मिलेगा वॉलेटिलिटी ओएचएलसी ओपन हाई लो क्लोज। इससे आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सिल्वर में कितनी वॉलेटिलिटी हो रही है। सो ये वाला जो नंबर है सपोज 25 का है परसेंट, 25% चल रहा है सपोज, और आपको इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में दिख रहा है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इज समवेयर अराउंड 30 32 35 वॉट एवर इट इज। अगर आपको इम्प्लाइड ज़्यादा दिख रही है और ये वॉलेटिलिटी ओएचएलसी वाला नंबर कम है, विच मीन्स देयर इज अ गुड गैप, विच मीन्स देयर इज अ वेरिएंस रिस्क प्रीमियम, वीआरपी कहते हैं इसको। और जब वीआरपी पॉजिटिव होता है विच मीन्स इम्प्लाइड इज ग्रेटर दैन रियलाइज्ड, इन दैट केस ऑप्शन सेलिंग इज वायबल। ऐसे केस में आप आयन कॉन्डोज, बटरफ्लाइज और ऐसे वाली स्ट्रैटेजीज, कॉल स्प्रेड्स या पुट स्प्रेड्स भी कंसिडर कर सकते हो अगर आप ट्रेंडिंग मार्केट में हो तो। लेकिन ऐसे केस में ऑप्शन सेलिंग बहुत वायबल हो जाती है। तो ऑप्शन सेलिंग का जो रेजीम है, जो वेदर है, जो मौसम है, वो कब बनता है? जब वीआरपी पॉजिटिव हो। और वीआरपी पॉजिटिव कैसे मेजर होगा? आपको धन ऑप्शन ट्रेडर्स में ऑप्शन चेन में जाना है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखनी है, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी अगर रियलाइज से ज़्यादा है, अगर काफ़ी ज़्यादा है तो ऑल द मोर गुड, मोर द मेरियर। सो इन दैट केस आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। सो ऑप्शन सेलिंग का जो सिनारियो है वो तब एस्टैब्लिश हो जाता है जब IV इज ग्रेटर देन HV विच इज द रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी या हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी, दोनों के सिनोनिम्स हैं। सो ऐसे केस में आप कर सकते हो। लेकिन HV मेजर करने का या RV मेजर करने का तरीका क्या है?
इंडिकेटर है वॉलेटिलिटी OHLC, जो आपको धन चार्ट पर मिल जाएगा, और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको हमारे धन चार्ट्स पर, धन के ऑप्शन चेन पर मिल जाएगा, धन ऑप्शन ट्रेडर पर। यह है हमारी धन की ऑप्शन चेन, और धन की ऑप्शन चेन में आपको सबसे पहले लेफ्ट टॉप पर यहाँ पर नंबर मिल जाएगा ATM IV, विच इज एट द मनी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। एट द मनी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी 27 चल रही है, हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी इस समय चल रही है 25। सो आपको सिर्फ 2 पॉइंट का ही प्रीमियम मिल रहा है, 2 पॉइंट का ही वेरिएंस रिस्क प्रीमियम मिल रहा है, विच इज नॉट वेरी हाई व्हेन इट कम्स टू सिल्वर। सिल्वर के लिए हमें ज़्यादा चाहिए, बिकॉज सिल्वर में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, डेल्टा मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, गैमा मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो हमें ज़्यादा चाहिए फॉर इट टू कवर द वेरिएंस रिस्क प्रीमियम। वी नीड मोर ऑफ इट। तो हम ऐसे केस में अगर फार ऑफ ऑप्शंस देखें, OTM ऑप्शंस देखें, तो अगर 230 का देखें, 235 का देखें, तो अगर वहाँ पर हमें ज़्यादा IV मिल रही है, बिकॉज देयर कैन बी अ वॉलेटिलिटी स्माइल। वॉलेटिलिटी स्माइल में OTM ऑप्शंस में हायर IV मिल सकती है हमें। तो अगर हायर IV में हमें 32, 33 की मिल रही है ऑन कॉल साइड, या पुट साइड में हमें ज़्यादा मिल रही है, विच इज़ इवन फॉर दिस वन 42 मिल रही है हमें इन केस ऑफ 2,15,000। 2.15 के स्ट्राइक पर हमें 42 का IV मिल रहा है, लेकिन हमें ज़्यादा ऊपर की साइड पर, कॉल साइड पर ज़्यादा IVs नहीं मिल रहे हैं। सो ऐसे केस में अगर ट्रेंडिंग पॉजिटिव है तो वी कैन डेफिनेटली लुक एट द पुट स्प्रेड्स। सो आपको देखना है कि वेरिएंस रिस्क प्रीमियम हो, आपके कंट्रोल में हो और आपके फेवर में हो, और ऐसे केस में आप ज़्यादा IVs वाले स्ट्राइक्स को बेचो, एंड ऑब्वियसली कीपिंग इट इन द OTM पार्ट, ताकि यू आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड एंड देन यू आर ऑल्सो कवर्ड। कि अगर आपने 2.15 का बेचा है तो 2.10 का बाय कर लिया, सो इन दैट केस यू आर ऑल्सो कवर्ड। आपका मैक्स रिस्क जो है, मैक्स लॉस जो है, वो भी कवर्ड हो। इनफैक्ट ये सारे फैक्टर्स आप डेक्स T3 पर भी चेक कर सकते हो। डेक्स T3 पर आपको एक और चीज़ मिलेगी विच विल बी रिस्क मैप, और रिस्क मैप में आपको अदर देन द नॉर्मल ग्रीक्स आपको ये भी पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट कौन कौन से ग्रीक्स से आ रहा है। वो सिर्फ IVs के रिडक्शन से आ रहा है, VRP से आ रहा है, डेल्टा से आ रहा है, गैमा से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है वो प्रॉफिट, या थीटा से आ रहा है। तो वो सारा प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, कौन सा ग्रीक आपको प्रॉफिट दे रहा है, या फिर कौन सा ग्रीक आपको लॉस दे रहा है, वो सारे चीज़ आप रिस्क मैप से स्टडी कर सकते हो। सो डेक्स T3 को भी डेफिनेटली एक्सप्लोर करो। अब ये तो हमने देखा कि ऑप्शन सेलिंग का सिनारियो कब बन सकता है, कब हम VRP के हिसाब से ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजीज प्ले आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन द प्राइस चार्ट्स एंड टेक्निकल पैटर्न्स एंड टेक्निकल फॉर्मेशंस। तो अब हम टेक्निकल पैटर्न्स, टेक्निकल फॉर्मेशंस के हिसाब से, चार्ट्स के हिसाब से ये समझेंगे कि डायरेक्शनल ट्रेडिंग कैसे करी जा सकती है सिल्वर में। उसके लिए सबसे पहले आपको आना है धन चार्ट्स पर, और फिर आप जब धन चार्ट्स पर आओगे आपको 2 इंडिकेटर्स लोड करने हैं। जब आप 2 इंडिकेटर्स ऐड करोगे, यहाँ पर हम 2 इंडिकेटर्स ऐड तो करते हैं, अभी विल बी टॉकिंग अबाउट देम, लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम सिल्वर के लिए एक बहुत स्पेसिफिक पार्ट आ जाता है। सिल्वर में ट्रेंडिंग भी है और कॉन्ट्रेरियन भी है। तो यहाँ पर हम 2 इंडिकेटर्स ऐड करके हम इसमें मल्टीपल टाइप की स्ट्रैटेजी प्ले आउट करने वाले हैं। हम इसको ट्रेंड के हिसाब से भी प्ले करेंगे और हम इसके यू टर्न्स भी पकड़ेंगे। हम दोनों चीज़ें प्ले आउट करने वाले हैं विद दीज 2 इंडिकेटर्स। ये पहला इंडिकेटर जो नीचे की तरफ एडेड है लोअर पैनल में, धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम, और दूसरा इंडिकेटर जो है वो है हल स्वीट। हल स्वीट जो है वो हल मूविंग एवरेजेस पर डिपेंडेंट है। अब हम चल रहे हैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग की तरफ। सिल्वर एक बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है, यहाँ आए दिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती हैं, ट्रेंड की तरफ हो या कॉन्ट्रेरियन हो, यू टर्न्स हो या बिल्कुल राइड करने वाला मोमेंटम, सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और आज हम 2 इंडिकेटर्स ऐड करके इन सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे कैप्चर करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो सारा फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको आना है धन चार्ट्स पर। धन चार्ट्स पर आपको आकर 2 इंडिकेटर्स लोड करने हैं। जब आप सिल्वर का चार्ट लोड करोगे, जस्ट मेक इट्स 1H आर्ली चार्ट हो। आर्ली चार्ट में आपके पास 2 इंडिकेटर्स होंगे, एक होगा हल स्वीट और दूसरा धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम क्या करता है, धन RSI नॉर्मल RSI को प्लॉट करता है बट साइमल्टेनियसली मूविंग एवरेजेस भी देता है। तो मूविंग एवरेजेस के साथ साथ हमारे पास कुछ एडिशनली मोमेंटम का फैक्टर भी ऐड हो जाता है। और यहाँ हल स्वीट जो है वो हल स्वीट हमें एग्जैक्टली बता रहा है कि वो हल मूविंग एवरेजेस पर डिपेंडेंट है, हल मूविंग एवरेजेस पर बेस्ड है, और वो हल मूविंग एवरेजेस जो है वो काफ़ी प्रॉपरली वर्क करते हैं जब व्हेन वी लुक एट ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेंडिंग एंड वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हमने सिल्वर के साथ उसका एक प्रॉपर फॉर्मेशन देखा है जो इट हैज़ अ बेटर स्ट्राइक रेट दैन नॉर्मल मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस बहुत तरह के हैं, एक्सपोनेंशियल, वेटेड, सिंपल,
बहुत सारे तरह के हैं, लेकिन जो हल मूविंग एवरेज है दैट हैज़ अ बेटर प्रॉक्सिमिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द सिल्वर प्राइस, क्योंकि उसके बाद हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग से एंट्रीज और एग्जिट्स मिल जाते हैं। सो जस्ट टू नेम इट प्रॉपरली, पहला इंडिकेटर आपका हल स्वीट और सेकंड है धन, RSI, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम। आपको ये लोड करने हैं सिल्वर के 1H चार्ट पर, विच इज़ द आर्ली चार्ट। आप इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी ट्रेड कर सकते हो, 15 मिनट में भी, 5 मिनट में भी ट्रेड कर सकते हो। 1H इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि 1H में ज़्यादा हमें लंबा मूव मिल जाता है, आर्ली चार्ट्स में लंबा मूव मिल जाता है, ट्रैक्शन मिल जाता है, तो हम ऐसे केस में एक लंबा राइड कर सकते हैं, एक लंबा ट्रेड कर पाते हैं। जो 5 मिनट होगा, 15 मिनट होगा, वो एसेंशियली इंट्राडे होगा। 15 मिनट का ट्रेड, आप 15 मिनट का चार्ट आप दिन में अर्ली मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हो व्हेन यूएस मार्केट्स आर क्लोज्ड। लेकिन जब यूएस मार्केट ओपन होती है 6 बजे के बाद, तो ऐसे केस में 5 मिनट के चार्ट पर ट्रेड करना बेटर होगा। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो 1H इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम। आप 3 आवर भी कर सकते हो, लेकिन 3 आवर बहुत लंबा टाइम फ्रेम हो जाता है फॉर ट्रेडिंग। 1 आवर इज मोर और लेस अ बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, वॉलेटिलिटी, ट्रेंड, सब कुछ हमें ठीक से मिलता रहता है। 15 मिनट का चार्ट अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास सुबह टाइम है, शाम को टाइम है, सिर्फ इंट्राडे करना है, तो ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड किया जा सकता है। स्ट्रैटेजी के एंट्रीज एग्जिट रूल सब सेम होंगे। 5 मिनट के चार्ट पर अगर ट्रेड कर रहे हो और इंट्राडे कर रहे हो, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी सिल्वर माइक्रो ट्रेड करने की या सिल्वर मिनी। हो सकता है अगर आप सिल्वर 100 में भी अगर लिक्विडिटी हो तो वो भी चेक कर सकते हो, लेकिन सिल्वर माइक्रो इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो यहाँ हमारे पास एक इंडिकेटर की लिस्ट बन गई है। अब इंडिकेटर्स की लिस्ट के बाद हमारा यहाँ पर मुद्दा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य है दो चीज़ों को पकड़ना, सिल्वर का एक ट्रेंड पकड़ना और सिल्वर का यू टर्न पकड़ना। सिल्वर का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है, और सिल्वर के हमने यू टर्न्स भी देखे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से इंडिकेट करके एक प्रॉपर यू टर्न में आता है, एक लंबा स्विंग यू टर्न के बाद भी आ जाता है। सो सिल्वर के लिए सिर्फ एक ट्रेंड इनफ नहीं है, सिल्वर में यू टर्न पकड़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट पकड़कर ट्रेंड ट्रेड करना बहुत ज़्यादा हाफ बेक्ड स्ट्रैटेजी हो जाती है, और कई बार हम बाहर बैठे रहते हैं या कई बार लॉसेस में बैठे रहते हैं। कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी जनरली 50% स्ट्राइक रेट तक नहीं पहुंच पाती है, अगर वो सिंगल ट्रेंड फॉलोइंग, अगर सिंगल इंडिकेटर्स पर भी बेस्ड हो। तो कई बार जब हम इंडिकेटर्स ऐड करते हैं, उसमें ट्रेंड्स को फिल्टर आउट करते हैं, सो ऐसे केस में हमारी स्ट्रैटेजी का स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो सकता है। ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो जनरली उनमें रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, मतलब रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है। 1:2, 1:3, 1:4 का हो सकता है रिस्क टू रिवॉर्ड, लेकिन जो स्ट्राइक रेट होता है वो 50% से जनरली कम होता है। जब हम ट्रेंड के साथ यू टर्न्स को भी ऐड कर रहे हैं, ट्रेंड के साथ कॉन्ट्रेरियन को भी ऐड कर रहे हैं, तो हमारा ओवरऑल स्ट्राइक रेट जो होता है स्ट्रैटेजीज का इंक्रीज हो जाता है, and we are more in the trade and we have a better understanding of the market, we have a better understanding of the instrument। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 100 कमोडिटीज़ हैं और हमें बस जल्दी जल्दी फिल्टर आउट करना है। जो सिल्वर के ट्रेडर्स हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली सिल्वर के ट्रेडर्स होते हैं, वो कॉन्सेंट्रेट करते हैं सिल्वर को समझने में, सिल्वर को समझकर सिर्फ सिल्वर में ट्रेड कर रहे हैं, या गोल्ड के ट्रेडर्स गोल्ड को समझ के ट्रेड कर रहे हैं। हम कमोडिटीज़ बाय धन पर सारी कमोडिटीज़ को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये सारा कुछ एक साथ ट्रेड कर दो, हम एक एक कमोडिटी पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको समझते हैं और आपको भी समझाते हैं, ताकि आप भी उन कमोडिटीज़ को समझ कर प्रॉपरली उनके पर्सनैलिटी ट्रेड्स के हिसाब से ट्रेड कर सको। अब सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि हमारा ट्रेंड वाला पार्ट कैसे चलेगा, ट्रेंड फॉलोइंग का ट्रेडिंग सिस्टम कैसे वर्क करेगा, ट्रेंड वाला ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करेगी। तो सबसे पहले हमारा काम है ट्रेंड को ट्रेड करना। तो ट्रेंड को कैसे ट्रेड करेंगे हम, यहाँ पर जो है नॉर्मल RSI और धन RSI का डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि वो डिफरेंस का पार्ट कैसे प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉपरली पता चलेगा कि धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम जो इंडिकेटर है उसका रोल कैसे है, क्यों है, और हमने वो इंडिकेटर क्यों ऐड किया है। तो सबसे पहले पार्ट ट्रेंड का देख लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर ये हल स्वीट के नीचे आ रहा है तो हमें शॉर्ट करना है, और अगर ये ऊपर जा रहा है तो हमें लॉन्ग करना है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई, और ये सिंपल सी चीज़ भी एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से काम कर जाती है बिकॉज ये हल स्वीट है। लेकिन हम इस चीज़ को और ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करते हैं विद धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम इंडिकेटर। तो ऐसे केस में हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, हम सिर्फ इसको यहाँ पर क्रॉस डाउन को नहीं यूज़ करने वाले, विद दैट वी विल बी यूजिंग दीज इंडिकेटर्स ऑल्सो, कि अगर साथ में ये इंडिकेटर भी क्रॉस कर रहा है नीचे तो ऐसे केस में ही हम एंटर करें।
अगर इंडिकेटर्स दोनों साइमल्टेनियसली क्रॉस नहीं कर रहे हैं तो ऐसे केस में एंट्री अवॉइड करी जा सकती है। तो अगर इनका एंट्री जो है साइमल्टेनियसली है, ब्रेकडाउन जो है वो साइमल्टेनियस है, एक साथ हो रहा है, सो ऐसे केस में वी हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सो हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी को एस्टिमेट कर सकते हैं। गारंटी होती तो हम सिर्फ ट्रेडिंग ही कर रहे होते हैं, हम और कोई काम ही नहीं करते। गारंटी नहीं होती है, इसलिए हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर साइमल्टेनियसली ब्रेकडाउन आ रहा था और एक प्रॉपर शॉर्ट सिग्नल बन गया। तो शॉर्ट सिग्नल बन रहा था, तो यहाँ पर जब हम शॉर्ट करते हैं तो उसके बाद हम शॉर्ट करने के बाद क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं हम दो तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं। पहला तो हम फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं या हम ऑप्शंस के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर हम फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने शॉर्ट किया तो ये हमारा एक स्टॉप लॉस बन गया। लेकिन स्टॉप लॉस जो बन गया वो तो अगर हमारा ओवरनाइट पोजीशन है, आर्ली में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर गैप अप हो गया तो हम कैसे उसको कवर करेंगे। तो हम अगर हम शॉर्ट फ्यूचर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एक कॉल ऑप्शन बाय करके चलते हैं। तो हम फ्यूचर शॉर्ट करने के साथ साथ हेज करके चलते हैं, एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे इस स्ट्राइक का, ताकि अगर गैप अप हो जाता है तो हम ऐसे केस में हेज रहें। सो अगर हम फ्यूचर शॉर्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में एक हेज पोजीशन रहेगा। तो अब एक तरीके तो हमने ये तो इंस्ट्रूमेंट देख लिया कि उसको ऑपरेशनली कैसे मैनेज करना है, लेकिन ये एक तरीका हो गया एंट्री करने का। फिर दूसरा तरीका हुआ जब ये क्रॉस अप हो रहा था, ये हमें फिर से मिला क्रॉस अप क्रॉस अप। तो अब ये वाला तो एक सिंपल सा पार्ट हो गया, ये क्रॉसओवर हो रहा है, साथ में साइमल्टेनियसली क्रॉसओवर्स हो रहे हैं, तो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन बनता रहेगा। लेकिन ऐसे केस में भी आप देख रहे हो कि अगर प्रॉफिट्स भी ज़्यादा नहीं हो रहे हैं, इवन इन दैट केस लॉसेज वाला पार्ट बहुत कम है। तो अगर हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, इसके साथ साथ साइमल्टेनियस एंट्रीज मिल रही हैं हमें, तो उसके बाद भी अगर लॉस हो रहा है तो बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है। अगर वो प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हुआ है तो साइडवेज गया और साइडवेज में एग्जिट हो गया। अब मैं आपको एक और फैक्टर बताता हूँ, इसमें एक और कंडीशन जो ऐड करनी है कि अगर जब हम शॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो शॉर्ट तब करना है जब कलर भी चेंज हो जाए, कलर भी हमारे फेवर में हो। मतलब शॉर्ट कर रहे हैं तो रेड कलर हो जाए हल स्वीट का, तो ही हमें शॉर्ट करना है, कलर भी हमारा फेवर में हो। तो यहाँ पर जब हम लॉन्ग कर रहे हैं तो ये ग्रीन कलर होगा हमारे फेवर में, तब उस बार पर हमें लॉन्ग करना है। अगर यहाँ पर हम लॉन्ग करेंगे तो वो रॉन्ग जा सकता है। तो हमें करेक्ट जाने के लिए इस कलर का फेवर में होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ग्रीन कलर का फेवर में होना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसे केस में कुछ कुछ विप्स और सिग्नल्स भी आप अवॉइड कर पाओगे अगर कलर फेवर में नहीं है। तो हल स्वीट का जो कलर है वो आपको साथ साथ देखना है आपके फेवर में हो, लॉन्ग के लिए ग्रीन, शॉर्ट के लिए रेड। एडिशनली जब भी हम इस ट्रेड में होते हैं तो हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी बनता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होगा? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा हल स्वीट ओनली। तो अगर हल स्वीट के ऊपर चला जाता है यहाँ तो ये शॉर्ट कवर हो जाएगा, या हल स्वीट के नीचे आ जाता है यहाँ तो ये लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। सो इन दैट केस लॉन्ग भी स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। सो हमारे पास एंट्री के टाइम पर एक स्टॉप लॉस होता है और पूरे टाइम ट्रेड की लाइफ में हमारे पास ट्रेलिंग स्टॉप लॉस तैयार रहता है। उस केस में हमें हर बार के बाद थोड़ा सा स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करना पड़ेगा। 1 घंटे में 10 सेकंड का काम तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बार बार स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को। और जैसे ही हमें एग्जिट कंडीशन मिलेगी हम एग्जिट भी करेंगे। अब एग्जिट कंडीशन एक तरीके से तो हो गई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की, दूसरे तरीके से हो जाएगी एक प्रॉफिट कंडीशन। प्रॉफिट कंडीशन कैसे बनेगी? प्रॉफिट कंडीशन इज समवॉट सिमिलर टू द एंट्री कंडीशन, कॉन्ट्रेरियन एंट्री कंडीशन। तो जनरली हमारा एग्जिट इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से ही होगा, लेकिन अब हम एक कॉन्ट्रेरियन वाला पार्ट स्टडी करेंगे। कॉन्ट्रेरियन वाला पार्ट जब हम स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे हम पीक्स और बॉटम्स सिल्वर के ऑन अ डे टू डे बेसिस फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तक हमने रोल जो देखा है बहुत सिंपल सा रोल देखा है, धन, RSI, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम का। अब हम उसका रोल देखने वाले हैं कैसे उससे हम सिल्वर के टॉप्स और बॉटम्स पकड़ सकते हैं। सिल्वर के टॉप्स और बॉटम्स पकड़ने के लिए सारा रोल जो आ जाता है वो धन, RSI, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम का होने वाला है। सो फॉर इंस्टेंस यहाँ पर हम सिल्वर का फॉल देख रहे थे, लेकिन इधर जो है ऑसिलेटर जो है पूरा फ्लैट हो गया था। तो ये ऑसिलेटर का फ्लैट होना विद प्राइस फॉलिंग इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पर एग्जॉशन बन रहा है और उसके बाद जो टर्न आएगा वो कॉन्ट्रेरियन टर्न है। सो ऐसे केस में हम इसके बाद अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को, अगर हम शॉर्ट में हैं तो हम शॉर्ट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बिल्कुल उसका टाइटन कर देंगे और उसके बाद
यहाँ पर लॉन्ग की वेट करेंगे। जब ये लॉन्ग का वेट करेंगे तो हम साइमल्टेनियसली शॉर्ट से एग्जिट करके लॉन्ग में एंटर कर लेंगे, लॉन्ग में फ्लिप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बिल्कुल एक प्रॉपर डाइवर्जेंस मिल रहा है। डाइवर्जेंस क्या है इसमें? डाइवर्जेंस है प्राइस गोइंग डाउन, प्राइस मेकिंग लोअर लो, बट RSI not making lower low. RSI is not making lower low. RSI is flattening. So RSI का flatten होना, बार बार सेम बॉटम से रिवर्स करना is the clear sign of the divergence, price and oscillator divergence. This is called positive divergence. और positive divergence जब हमें spot करेंगे हम, तो उसके बाद हम यू टर्न को, कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम सेकेंड पार्ट पे आ जाएंगे, विच इज द कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है? ट्रेंड के ऑपोजिट ट्रेड करना, यू टर्न पकड़ना। सो प्राइस डाइवर्जेंस कैसे पकड़ा जा सकता है, कॉन्ट्रेरियन कैसे ट्रेड किया जा सकता है? ऑसिलेटर ने क्लियरली यहां पर बता दिया था, इस लेवल के बाद ऑसिलेटर उसके बाद नीचे नहीं जा रहा था, प्राइस वॉज गोइंग लोअर, लेकिन ऑसिलेटर वॉज रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई, और उसके बाद जो यू टर्न आया एंड देन इट जस्ट क्लाइम्ड अप। सो ये वाला पार्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यू टर्न्स पकड़ने के लिए, हमारे लिए कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के एंट्रीज के लिए। सो यहाँ पर जैसे हमने देखा, ऑसिलेटर वॉज रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डाइवर्जेंस। यही चीज हमने रिवर्स साइड पर भी देखी। अगर आपकी फाइन ऑब्जर्वेशन है तो आपने ये नोट किया होगा कि प्राइस यहाँ पर ऐसे इसने टॉप मारा, हायर हाई किया, लेकिन ऑसिलेटर ने बिल्कुल फ्लैट किया, लेकिन उसके बाद एक क्रैकडाउन आया, लेकिन वो क्रैकडाउन सस्टेन ही नहीं किया, क्रैकडाउन ने सस्टेन नहीं किया, और उसके बाद एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। सो आपको ये वाला पार्ट भी मिलेगा। लॉस के लिए भी तैयार रहना है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा डाइवर्जेंस था भी नहीं। तो जब डाइवर्जेंस ज़्यादा बड़ा होता है, ज़्यादा फॉर्म होता है, ज़्यादा टाइम लगाता है फॉर्म होने में, तो वो प्ले आउट भी लंबे तरीके से करता है। लेकिन अगर डाइवर्जेंस बहुत छोटा है, डाइवर्जेंस बहुत क्विकली फॉर्म हुआ है, सो ऐसे केस में उसका प्ले आउट भी स्मॉल हो सकता है। हो सकता था कि ये क्रैकडाउन भी लंबा आता, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं। तो अगर ये डाइवर्जेंस छोटा है, छोटे टाइम फ्रेम में बना है, छोटे टाइम पीरियड में बना है, सिर्फ एक कंसेक्यूटिव 1-2 कंसेक्यूटिव हाइज ही हैं, सो ऐसे केस में आपका जो प्ले आउट है, कॉन्ट्रेरियन है, वो शायद ज़्यादा एग्जैक्टली प्ले आउट भी ना हो, ज़्यादा ट्रैक्शन भी मूव में ना मिले। लेकिन अगर ये ज़्यादा लंबा खिंचा, फॉर इंस्टेंस यहाँ तक खिंचता रहा, और उसके बाद यहाँ पर धन RSI स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम का हमें सिमिलर पीक्स मिलते रहे और वो पीक क्रॉस नहीं हो रहे थे, ऐसे केस में एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा था। सो ये वाला क्लियर नेगेटिव डाइवर्जेंस जो था, उसके बाद एक हमें एक सिंगल शॉट मिला, और ये सिंगल जब शॉट मिला उसके बाद एक अच्छा डाउन मूव मिल गया। सो ये वाला पार्ट आपको देखते रहना है कि डाइवर्जेंस जितना ज़्यादा टाइम लगा रहा है फॉर्म होने में, सो उसके इसमें ट्रेड भी अच्छा मिल सकता है, ट्रैक्शन भी अच्छा मिल सकता है, और यू टर्न जो होगा वो ज़्यादा बैंकेबल भी हो सकता है। अब जस्ट टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कि यहाँ पर हमारा जब एक और बॉटम बन रहा था, ये वाला बॉटम, दिस बॉटम वॉज नॉट हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ अ डाइवर्जेंस। तो ऐसे केस में जब हमारा क्रॉस ओवर हुआ, तो ये क्रॉस ओवर चाहे यहाँ पर टाइम लगा, लेकिन ये डाइवर्जेंस ही नहीं था। जब डाइवर्जेंस ही नहीं था तो बैंकेबिलिटी किस बात की, ट्रेड ही नहीं था। सो ऐसे केस में उसको हम ट्रेड मान के नहीं चल सकते, तो उस केस में हम एक ट्रेंड वाला पार्ट मान के चल सकते हैं, बिकॉज ये ट्रेंड वाला पार्ट हमें साइमल्टेनियसली मिल रहा था, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग का जो एक्यूरेसी रेट है वो थोड़ा कम होता है, कॉन्ट्रेरियन का एक्यूरेसी रेट ज़्यादा होता है। तो आप उस हिसाब से पोजीशन साइजिंग कर सकते हो। तो जब हम ट्रेंड फॉलोइंग का पोजीशन साइजिंग 1x कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रेरियन का पोजीशन साइजिंग 2x करके हम रख सकते हैं। तो जैसे हमने देखा कि ट्रेंड वाला पार्ट जो है वो उसका एक्यूरेसी रेट थोड़ा सा कम होता है, और जो कॉन्ट्रेरियन है उसका एक्यूरेसी रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ऐसे केस में हम ट्रेंड फॉलोइंग पर जो है अपना पोजीशन साइजिंग 1x रख सकते हैं, और कॉन्ट्रेरियन एंट्रीज पर हम अपना पोजीशन साइजिंग 2x रख सकते हैं। कॉन्ट्रेरियन ये था, कॉन्ट्रेरियन ये था, और ये ट्रेंड फॉलोइंग था, क्योंकि कॉन्ट्रेरियन यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं बना था। सो ऐसे केस में हम इनको 2x कर सकते हैं, इसको 2x कर सकते हैं, और अगर हमारी जो नॉर्मल एंट्रीज हैं, जो ट्रेंड की जो एंट्रीज हैं, अलॉन्ग विद हल स्वीट एंड धन RSI का जो साइमल्टेनियसली क्रॉसओवर्स होते हैं, तो उस केस में हम एंट्रीज रख सकते हैं 1x। सो 1x फॉर ट्रेंड एंड 2x फॉर कॉन्ट्रेरियन, 1 लॉट एंड 2 लॉट। सिंपल सी बात है, अगर आप सिल्वर माइक्रो ट्रेड कर रहे हैं, सिल्वर मिनी ट्रेड कर रहे हैं, तो 1 लॉट एंड 2 लॉट, सिंपल सी चीज़ है। तो अभी हमने देखा एक ये वाला शॉर्ट जो बन रहा था, और उसके बाद ये वाला जो लॉन्ग बना, ये वाला जो इनकरेक्ट लॉन्ग था, दिस वाज नॉट अ कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्राइस नीचे आता रहा, और फिर ये वाला डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ,
एंड फिर ये एक लॉन्ग फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर एक लॉन्ग फॉर्म भी हुआ, उसके बाद लॉन्ग बहुत ज़्यादा ग्रेटली फंक्शन नहीं किया, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बना, अगेन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में चला गया, इधर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, लेकिन हमारा फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पर देखो, इफ़ यू हैड एंटर्ड हियर यू वुड हैव एग्जिटेड हियर, यू ब्रॉडली डिड नॉट मेक एनी मनी, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे का नुकसान नहीं हुआ, ऑल्दो यू ऑल्सो डिड नॉट मेक एनी मनी। पॉइंट ये है कि जब हम प्रॉपरली तरीके से ट्रेड करेंगे तो लॉसेस कभी कभी बहुत कम भी हो जाते हैं, होंगे लॉसेस का आर पार्ट ऑफ द जर्नी, लेकिन उसको कंटेन किया जा सकता है अगर वो ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है। तो यहाँ पर हम काफ़ी सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हायर, द चांसेस ऑफ लॉसेस आर लोअर, लेकिन साइमल्टेनियसली ओवरऑल जो हमारा क्वांटम ऑफ प्रॉफिट्स और क्वांटम ऑफ लॉसेस है, क्वांटम ऑफ लॉसेस पर आ जाते हैं। प्रॉफिट्स तो भगवान की देन है, मिलता रहेगा अगर हम सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो, लेकिन लॉसेस हमारे हमेशा कंट्रोल में रहने चाहिए। सो ये वाला पार्ट हो गया, इसको हम एक तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं कि हमने एक तरफ फ्यूचर के साथ किया, लॉन्ग किया और साथ में पुट बाय कर लिया, या हमने फ्यूचर शॉर्ट किया और साथ में कॉल बाय कर लिया फॉर द हेज। लेकिन दूसरा तरीका है, हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी कर सकते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पर एक पुट बाय करते हैं तो हम साइमल्टेनियसली एक नीचे का एक पुट सेल कर सकते हैं। वी कैन डू अ क्लियर वर्टिकल स्प्रेड, एक वर्टिकल स्प्रेड कर सकते हैं अगर हमने सिंपल एक यहाँ पर पुट बाय किया और नीचे का एक पुट बेच दिया। और या फिर अगर मार्केट साइडवेज होता है, मार्केट वाला साइडवेज वाला जो पार्ट है, आयन कॉन्डोज बटरफ्लाइज, उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शन सेलिंग वाले पार्ट में, उसको लिए आप सेपरेट फॉर्मेशन रखो, सेपरेट तरीका रखो। ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द डायरेक्शनल प्ले। डायरेक्शनल प्ले इज डन बेस्ट विद आइदर फ्यूचर्स और विद समवेयर ऑफ अ वर्टिकल स्प्रेड्स। वर्टिकल स्प्रेड्स में आप कर सकते हो इन दैट केस बुल कॉल स्प्रेड या बेयर पुट स्प्रेड, सिंपल से स्प्रेड्स हैं, आप उन स्प्रेड्स के साथ भी प्ले आउट कर सकते हो। तो अभी हमने एक सिग्नल देखा था जहां पर ये वाला पार्ट भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं किया था, डिस्पाइट हैविंग अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमने यहाँ पर एंटर किया और यहीं पर ही एग्जिट हो गया। दिस वाज नॉट मेकिंग अस मच मनी, लेकिन उसके बाद हमें एक थर्ड एंट्री मिली, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस था वो एक्सटेंड होता गया, और एक्सटेंड होने के बाद हमें एक नेक्स्ट एंट्री मिली, और नेक्स्ट एंट्री मिलने के बाद हमें एक लंबा ट्रैक्शन वाला मूव मिल गया, और वो वाला मूव हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे गया। ऑल्दो दिस एंट्री डिड नॉट गो राइट, और इस केस में हमने एक माइनर सा इनकन्वीनियंस देखा, बिकॉज वी डिड नॉट सी मच ऑफ द लॉस एनीवेज, क्योंकि हमारा जो एंट्री प्राइस था उससे बहुत ज़्यादा डिफर नहीं किया हमारा एग्जिट प्राइस। नेक्स्ट एंट्री अगर हमने रूल्स फॉलो किए, नेक्स्ट एंट्री पर हमें एक अच्छा ट्रैक्शन मिल गया, और वो चाहे आपने फ्यूचर्स के हिसाब से एंटर किया हो या कॉल के साथ ऊपर दूसरा कॉल बेचा हो, वर्टिकल बुल स्प्रेड किया हो, इन बोथ द केसेस यू वुड हैव मेड मनी। सो वो दोनों तरीके से आपने पैसा कमाया होगा। तो इस तरीके से हमने ये एक मंथ का एक सैम्पल साइज देखा है, जो हमने क्या क्या हुआ। वी सॉ द एंटायर सिनारियो ऑफ जून जुलाई प्लेइंग आउट, और इस केस में हमने समझा कि कैसे आर्ली चार्ट्स में कैसे ट्रेड्स बने, कुछ कौन से ट्रेड्स कैसे फंक्शन किए, कैसे ब्रेक इवन पर निकले, किसने लॉस किया और किसने अच्छा प्रॉफिट किया। सो नाउ यू ऑल्सो हैव सम आइडिया। मैं चाहूँगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को आप फॉरवर्ड टेस्ट करो, बैक टेस्ट भी करो, लेकिन साथ में फॉरवर्ड टेस्ट भी करो। फॉरवर्ड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बैक टेस्ट ठंडे दिमाग से हो जाता है, लेकिन फॉरवर्ड टेस्ट जब हम कर रहे होते हैं तो हम मार्केट की एंग्जाइटी के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, मार्केट के सारे सिनारियों के साथ ट्रेड कर रहे होते हैं। फॉरवर्ड टेस्ट भी एक पेपर ट्रेड ही है, लेकिन आपको एक नया सिनारियो समझ में आ रहा होता है कि उस समय चल क्या रहा है, तो यू आर मोर इन्वॉल्व्ड, एंड व्हेन यू आर मोर इन्वॉल्व यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कौन सी स्ट्रैटेजी को कितना वेटेज देना चाहिए, कैसे ट्रेड आउट करना चाहिए, कैसे प्ले आउट करना चाहिए। सो ऐसे केस में आपने क्या समझा, बैक टेस्ट में क्या आपके रिजल्ट्स डिफरेंट थे, या फॉरवर्ड टेस्ट में आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन लग रही थी। आपके पास जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, आई विल बी आंसरिंग देम पर्सनली। और कौन सी स्ट्रैटेजीज हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं वो हमने सारे डिस्कस किया। एंड विद दिस वी विल बी रैपिंग अप आवर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिल्वर्स मास्टर क्लास। इसमें हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, फ्रॉम सप्लाई टू डिमांड टू मैक्रोज टू माइक्रो स्ट्रक्चर और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इंक्लूडिंग ऑप्शंस। ये सारे फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे, और अगर आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेशन है हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल कमोडिटीज बाय धन, एंड कीप फॉलोइंग अस, कीप वॉचिंग अस वेरी रेगुलरली। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.